स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपने फूड के लिए दूसरों पर डिपेंड रहते हैं और ख़ुद से अपने फूड को, उनके अंदर ये एबिलिटी नहीं होती है कि जो वो अपना फूड जो है ख़ुद से सिंथेसाइज कर सकें, और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरह से वो अपने फूड के लिए दूसरों पर डिपेंड होते हैं। उनको हम कहते हैं हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जैसे कि एनिमल और फंगी, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। अब इसमें कुछ ये बताया जा रहा है कि होलोजोइक न्यूट्रिशन किसे बोलते हैं और स्पोरोफिटिक न्यूट्रिशन किसको कहते हैं, पैरासाइट न्यूट्रिशन किसको कहते हैं। तो यहाँ पर हम इसकी बात कर लेते हैं। होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है? यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने फूड को एक सॉलिड फॉर्म में लेते हैं, फूड जो है वो सॉलिड फॉर्म में लेते हैं और इनकी बॉडी के अंदर जाकर फूड ब्रेक डाउन हो जाता है। इनकी बॉडी के अंदर जाकर फूड जो है ब्रेक डाउन हो जाता है, जैसे कि अमीबा एंड एनिमल। कुछ अदर एनिमल्स होते हैं जो कि फूड को सॉलिड फॉर्म में लेते हैं। सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं सेप्रोफिटिक में जो डेड डिकेइंग मटेरियल से अपना फूड लेते हैं, उसको हम कहेंगे सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जैसे फंगी। पैरासाइट यानी कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि किसी ऑर्गेनिज्म की या होस्ट की बॉडी के इनसाइड या आउटसाइड रहकर अपने फूड को लेते हैं, उनको हम बोलेंगे पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जैसे कि कस्कुटा एक पैरासाइट प्लांट है। टिक्स क्या होते हैं? जो कुत्ते के ऊपर पिस्सू होते हैं ना, जो उनके ऊपर रहते हैं, उन्हें बोलते हैं टिक्स। ये भी कैसे होते हैं कि उसका जो जैसे कुछ ऑर्गेनिज्म, ये जैसे कुछ एनिमल्स होते हैं, उनका ब्लड को वो सक करते रहते हैं लगातार और इस तरह से वो अपने इससे फूड लेते हैं। अब यहाँ पर जो क्या है कि किस तरह से जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो फूड को लेते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म का, और वो सिंगल सेल्ड या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है अमीबा। और उसके बारे में यह बताया जा रहा है कि उसकी पूरी की पूरी बॉडी है ना, वो फूड को अपटेक करने में इन्वॉल्व रहती है। इसकी एंटायर बॉडी जो है वो फूड को अपटेक करने में इन्वॉल्व रहती है, क्योंकि सिंगल सेल्ड है। और इस तरह से ये क्या करेगा कि सबसे पहले अपनी बॉडी से बाहर की तरफ कुछ सीडोपोडिया बनाता है, और सीडोपोडिया बनाने के बाद क्या करेगा, उन सीडोपोडिया को फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस में फैलाएगा। इसके बाद फूड इसके अंदर आ जाता है, और फूड इसके अंदर आ जाएगा, और फूड अंदर आने के बाद इसके अंदर डाइजेस्ट हो जाता है। तो ये है इसके अंदर कि किस तरह से यूनिसेलुलर या सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म के अंदर फूड डाइजेस्ट होता है। यहाँ पर ये पूरा प्रोसेस भी दिखाया जा रहा है कि कैसे जो अमीबा है किस तरह से फूड को लेता है। कि सबसे पहले सीडोपोडिया इसके अंदर बनेंगे, उसके बाद एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, यानी कि जो इसकी सेल मेम्ब्रेन है उसका एक्सटेंशन होगा, वो फैलेगी। सीडोपोडिया बनेंगे, फिर इसके बाद इसकी सेल एक्सटेंड होगी और वो फूड को कैप्चर कर लेगी। और कैप्चर करने के बाद जो ये स्टेप है इसमें टेक इन, यानी कि फूड वैक्यूल बनाकर उसको इनसाइड अपने अंदर ले लेगी। डाइजेशन ऑफ द फूड इन फूड वैक्यूल, और फूड का फूड वैक्यूल में डाइजेशन हो जाएगा और डिफ्यूज़न होगा। इसी में आगे की स्टेप आएगा डिफ्यूज़न ऑफ सिंपल सब्सटेंसेस इन साइटोप्लाज्म। ठीक है, इसका यहाँ डिफ्यूज़न होगा। और अनडाइजेस्टेड फूड क्या है कि इसकी बॉडी सरफेस पर एक सेल बन जाती है। इसकी बॉडी सरफेस से क्या होगा, जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो बाहर की तरफ चला जाएगा। इसी तरह से इसमें पैरामीशियम का दिखाया गया है। पैरामीशियम में क्या होते हैं, सीलिया बने हुए होते हैं, और वहाँ से प्रेजेंट, और ये जो सीलिया हैं वो इसकी पूरी की पूरी बॉडी के ऊपर प्रेजेंट होती हैं। सीलिया जो हैं एक कुछ ऐसा इस टाइप से इसकी पैरामीशियम की बॉडी होती है, और इसके ऊपर इस तरह से सीलिया होते हैं। और इस तरह से ये क्या करेगा, फूड को, इसके ऊपर क्या होते हैं, पूरी की पूरी बॉडी पर सीलिया बने हुए होते हैं, जहाँ से ये फूड को अपटेक करेंगे और क्या करेंगे फिर इसके बाद और एक इस पे क्या बनेगा, स्पेसिफिक स्पॉट यहाँ पर आकर बन जाता है। ठीक, तो ये पैरामीशियम भी कैसा ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। अब नेक्स्ट इसमें बात की जा रही है, ये तो बात थी कुछ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म की। अब यहाँ पर बात है कि किसी की मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो किस तरह से फूड को लेते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल दिया गया है ह्यूमन बीइंग का। तो ये किस तरह से अपने फूड को लेते हैं और कैसे ये उन पर डिपेंड होते हैं कि किस तरह से ये अदर प्लांट्स पर या एनिमल्स पर किस तरह से डिपेंड होते हैं। तो यहाँ पर है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज डिफरेंट न्यूट्रिशनल प्रोसेसेस as it depends upon the source of carbon
फ्रॉम वेयर द फूड इज़ टेकन, यानी कि जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है उनके कुछ डिफरेंट न्यूट्रिशनल प्रोसेसेस होते हैं, उनको वो यूटिलाइज़ करते हैं और इस तरह से वो फूड को लेते हैं। जैसे कि जैसे इट डिपेंड्स अपॉन द सोर्स ऑफ कार्बन, ये अपने फूड के लिए कार्बन के सोर्स पर डिपेंड करते हैं। फ्रॉम वेयर द फूड इज़ टेकिंग, जहाँ से ये फूड को ले रहे हैं उसके अंदर कार्बन का सोर्सेज होंगे और इस तरह से ये फूड को लेते हैं। ठीक, अब इसमें कुछ 5 स्टेप यहाँ दिखाए जा रहे हैं, जैसे कि इंजेशन होगा, डाइजेशन होता है इनमें, एब्जॉर्प्शन होगा, एसिमिलेशन होगा एंड इजेशन होगा। इंजेशन में क्या होता है, सिंपली ये फूड को इनटेक करते हैं। डाइजेशन में वो फूड जो है ब्रेक डाउन होगा, ब्रेक डाउन होने के बाद उस फूड का क्या होगा, मूवमेंट ऑफ डाइजेस्टेड, यानी कि उसका एब्जॉर्प्शन होगा। डाइजेशन होने के बाद उसका एब्जॉर्प्शन होगा, एब्जॉर्प्शन होने के बाद उसका एसिमिलेशन होगा, यानी कि यूटिलाइजेशन ऑफ फूड प्रोडक्ट। जो भी उसका जब पूरी तरह से जब वो डाइजेस्ट हो जाएगा तो उससे क्या बन जाएगा, ग्लूकोज बन जाएगा, और वो ग्लूकोज जो है वो ब्लड के थ्रू पूरी की पूरी बॉडी में मूव हो जाएगा, उसको हम कहेंगे एसिमिलेशन। नेक्स्ट इजेशन, इजेशन यानी कि रिमूवल ऑफ वेस्ट, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट हैं उनका रिमूवल हो जाएगा और यहाँ से वो क्या होंगे, हमारी बॉडी से बाहर चले जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर ये एलिमेंट्री कैनाल के बारे में बताया जा रहा है। जो एलिमेंट्री कैनाल है वो माउथ से लेकर एनस तक फैली हुई होती है और इसके अंदर कुछ डिफरेंट ऑर्गन्स आते हैं, जैसे कि आगे इसमें लिवर है, उसके बाद यहाँ स्टमक है, फिर उसके बाद पेनक्रियाज है, फिर यहाँ पर लार्ज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये इसके कुछ पार्ट्स हैं। और सबसे लास्ट का जो पार्ट होगा वो होगा एनस। तो ये जो एलिमेंट्री कैनाल है वो माउथ से लेकर एनस तक स्प्रेड रहती है और इसमें डिफरेंट ऑर्गन्स इसके अंदर आते हैं। तो सबसे पहले जो डाइजेशन है वो स्टार्ट होता है माउथ से। माउथ क्या करेगा, फूड को इनटेक करेगा, अपने अंदर के ले जाएगा। टीथ इसको च्युइंग करेंगे और च्युइंग करने के बाद टंग का क्या काम है, वो उसको रोल करेगी और टेस्ट जो भी है फूड का उसको लेगी और टेस्ट के साथ साथ वो उस फूड को स्वेल करेगी और अपने अंदर की तरफ ले जाएगी। इसके बाद यहाँ पर जैसे ही फूड हमारे माउथ में आता है, जैसे ही कोई बाइट हम अपने मुंह में लेते हैं तो सबसे पहले उसमें कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है और वो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन किससे होगा, सलाइवरी ग्लैंड से होता है। सलाइवरी ग्लैंड्स जो होती हैं वो 3 पेयर में होती हैं। एक तो हमारी जो टंग है, 2 पेयर तो हमारे टंग के नीचे होते हैं और 1 पेयर हमारे ईयर के पास होते हैं। 2 पेयर तो हमारे टंग के नीचे होते हैं सलाइवरी ग्लैंड के और 1 पेयर हमारे जो ईयर है वहाँ पर होते हैं। और वहाँ से क्या होगा, एक जो है टाइलिन और लाइसोजाइम, 2 इसमें से एंजाइम्स सिक्रीट होते हैं। इसी को हम सलाइवरी एमाइलेज भी बोल देते हैं, सलाइवा बोलते हैं इसको। वैसे ये जो सलाइवरी ग्लैंड है इससे 2 टाइप के जो सलाइवा है वो सिक्रीट होते हैं, जिसे यहाँ पर सलाइवा और म्यूकस यहाँ पर बोला जा रहा है, वैसे उन्हें कहते हैं टाइलिन और लाइसोजाइम। ये यहाँ से सिक्रीट होते हैं और ये क्या करेंगे, उस फूड को यानी कि जैसे ही कोई भी फूड बाइट जो है वो हमारी माउथ के अंदर जाता है तो वो उसको सबसे पहले उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट या फिर स्टार्च का डाइजेशन होगा। कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च का डाइजेशन होगा और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट या फिर स्टार्च का यहाँ पर डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा और वो ग्लूकोज में सलाइवा के थ्रू ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद जो फूड है वो ईसोफेगस में जाएगा, टेकिंग फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक बाई पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, यानी कि पेरिस्टालिसिस मूवमेंट्स होते हैं। जैसे ही ईसोफेगस के अंदर यहाँ पर किसी भी फूड का डाइजेशन नहीं होता है। ईसोफेगस में क्या होगा कि यहाँ से पेरिस्टालिसिस मूवमेंट होगा और पेरिस्टालिसिस मूवमेंट में क्या होता है कि जो मसल्स हैं हमारी उनका कॉन्ट्रैक्शन और कंपल्सन होता है। कॉन्ट्रैक्शन एंड कंपल्सन होगा हमारे ईसोफेगस के अंदर और इस तरह से जो फूड है वो हमारे ईसोफेगस से हमारे अंदर यानी कि स्टमक के अंदर पहुंच जाएगा। और स्टमक में पहुंचने के बाद अब वहाँ पर क्या होगा कि हमारे स्टमक से कुछ गैस्ट्रिक जूस वहाँ से सिक्रीट होंगे जो उस फूड को ब्रेक डाउन करने का काम करेंगे। तो मैंने पहला स्टेप इसमें बताया कि माउथ में क्या होता है कि सलाइवा के थ्रू स्टार्च सबसे पहले, या स्टार्च जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्टार्च का कन्वर्जन होता है। स्टार्च इसमें सबसे पहले या जो वो है स्टार्च जो है ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। इसे सबसे पहले जो डाइजेशन होगा हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स के थ्रू कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन वहीं से स्टार्ट हो जाता है। अब इसके बाद गैस्ट्रिक जूसेस की बात कर लेते हैं। तो हमारे स्टमक से कौन कौन से गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट होते हैं। पहला तो यहाँ से सिक्रीट होगा पेप्सिन,
दूसरा HCl और तीसरा यहाँ पर होता है म्यूसिन। पेप्सिन का काम क्या है? पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन पर वर्क करेगा, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने का काम करता है। और HCl क्या करता है कि यहाँ पर हमारे स्टमक के अंदर एसिडिक मीडियम को बनाता है, एसिडिक मीडियम को बनाने में हेल्प करता है। और म्यूसिन क्या करता है कि ये हमारी स्टमक की जो लाइनिंग है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। क्योंकि जो HCl है ना वो बहुत ज़्यादा कैसा होता है, HCl जो है वो बहुत ही ज़्यादा एसिडिक होता है, और उस एसिडिक मीडियम से हमें हमारे स्टमक को हार्म ना हो, इसलिए म्यूसिन की एक जो लेयर है वहाँ पर हमारे स्टमक की जो लाइनिंग है वहाँ पर आकर बन जाती है। जैसे ये देखिए, ये है हमारा स्टमक। इस स्टमक की ये यहाँ से कुछ इसके अंदर टिश्यूज़ होते हैं, कुछ इसके अंदर ऐसे सेल्स होंगी जो कि इस डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स को निकालती हैं। अब HCl अगर ज़्यादा यहाँ पर आ जाएगा हमारे स्टमक के अंदर, तो HCl कैसा होता है, बहुत ज़्यादा एसिडिक होगा, जो कि ये हमारा जो स्टमक है इसको हार्म पहुँचा सकता है। तो क्या होगा कि म्यूसिन नाम का एक और यहाँ से एसिड एक एंजाइम निकलेगा, वो क्या करेगा, हमारी स्टमक की वॉल को क्या करेगा, प्रोटेक्ट करने का काम करता है। किससे प्रोटेक्ट करेगा? HCl से प्रोटेक्ट करने का काम करता है। और HCl स्टमक में क्या करता है, एसिडिक मीडियम को क्रिएट करता है। क्यों करता है? जिससे कि अगर कोई भी हमारे फूड के अंदर कोई भी अगर मतलब कोई जर्म्स वगैरह अगर आ जाते हैं तो वो उनको मतलब मार दे, उनको डेड करने के लिए। और साथ ही साथ ये जो HCl होता है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है कि अगर कोई भी जैसे अगर कोई दाल है या कोई पत्थर और कंकड़ भी अगर हमारे स्टमक में चले जाते हैं तो उनको भी ये डाइजेस्ट कर सकता है, यानी कि ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। नेक्स्ट इसके बाद क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। इससे पहले अब यहाँ इसके बाद क्या होगा कि ये जो फूड है उसके बाद हम कहाँ पहुँचेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है कि वहाँ पर कंप्लीट डाइजेशन होगा। किसका कंप्लीट डाइजेशन होगा? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का वहाँ पर कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। और इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पूरी तरह से वहाँ पर जो ड्यूडेनम पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, वहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन और फैट्स का कम्प्लीटली डाइजेशन हो जाता है। और इसके बाद जो इस इंटेस्टाइन की जो वॉल होती है वहाँ पर विली होती हैं, और विली क्या करती हैं, उस फूड को, डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब कर लेंगी। और एब्जॉर्ब करने के बाद क्या करेंगी, वो हमारी पूरी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लेंगी ब्लड वेसल्स के थ्रू। वो जो जितना भी डाइजेस्टेड पार्ट है उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, और ब्लड वेसल्स के थ्रू वो हमारी पूरी बॉडी में जो भी डाइजेस्टेड पार्ट है वो मूव हो जाता है। ठीक है। और इसके बाद जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसका क्या काम है यहाँ पर कि जितना भी एक्सेस वाटर होता है उसको वो एब्जॉर्ब कर लेता है, और इसके साथ साथ जो वेस्ट मटेरियल है वो हमारी बॉडी से बाहर चला जाता है, यानी कि एनस के थ्रू जितना ही वेस्ट मटेरियल है वो हमारी बॉडी से बाहर चला जाएगा। तो ये इसके बारे में आज इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे हार्ट की। थैंक यू स्टूडेंट्स।